ये एक ऐसी जगह के बारे में है जहां कुछ भी यादृच्छिक रूप से हो सकता है। आज कई जहाज जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक जाना चाहते हैं, पनामा नहर का उपयोग करते हैं। ये तेज और सुरक्षित है। हालांकि 1914 में इसके खुलने से पहले जहाजों को ड्रैक झलड़ मरुमध्य से होकर यात्रा करनी पड़ती थी और सैकड़ों जहाजों ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग से यात्रा की थी। झलड़ मरुमध्य की चौड़ाई लगभग 500 मील है, लंबाई लगभग 620 मील और गहराई बस अविश्वसनीय औसतन 11,150 फीट। अब तक 800 जहाज ड्रैक झलड़ मरुमध्य में डूब चुके हैं। लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं और वे आज भी मरते रहते हैं। 2022 में एक लहर अंटार्कटिका से अर्जेंटीना की यात्रा करने वाले एक क्रूज जहाज से टकरा गई। इस भयावह घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पानी की एक विशाल दीवार ने जहाज को टक्कर मारी, यात्रियों को इधर उधर फेंक दिया और कई बाहरी खिड़कियां तोड़ दी। कुछ कमरे बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि अन्य में दीवारें गिर गईं। और ड्रैक झलड़ मरुमध्य में केवल लहरें ही नहीं जो आपको मार सकती हैं। थोड़ा कॉफी लें और हम जारी रखेंगे। अगर आप भूल गए हो तो लाइक बटन दबाने की विनम्र याद दिला रहा हूँ। औसतन एक जहाज को ड्रैक झलड़ मरुमध्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगभग 48 घंटे लगते हैं। हालांकि नाविक जिन्होंने इस झलड़ मरुमध्य को पार किया है कहते हैं कि वे इन 48 घंटों को जीवन भर याद रखते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्होंने इसे कहीं और कभी भी महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वॉशिंग मशीन में 36 घंटे के स्पिन चक्र में एक गीले गंदे मोजे जैसा हूँ। मुझे मोशन सिकनेस कभी नहीं होती थी, लेकिन घर की यह यात्रा इसका एक सच्चा परीक्षण होगा। यह जहाज पर सवार एक यात्री का उदाहरण है। क्रूज पर लोग कहते हैं कि आप बिना प्लेट और गिलास को लगातार पकड़े कुछ भी नहीं खा सकते। मजबूत लहरें बर्तनों को मेज के चारों ओर खिसका देती हैं और वे विशेष चिपचिपे मैट का उपयोग करते हैं, लेकिन वे हमेशा काम नहीं करते। खाने के लिए आपको 8 हाथों जैसी चीज की जरूरत होती है। ये उल्लेख नहीं कि आपको कुर्सी और मेज को भी पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वे भी खिसकती हैं। स्वाभाविक रूप से तेज झूलने के कारण लोग अक्सर बीमार महसूस करते हैं, इसलिए जहाज पर जरूर कहीं पर उल्टी थैली लगी होती है। तो आप क्या सोचते हैं? लेकिन वास्तव में मेजों पर सब कुछ लैपटॉप तक को सुरक्षित करना होता है, और सिर्फ मेजों पर नहीं। चीजों को बांधा जाना चाहिए और ढीली वस्तुओं को दराज में रखना चाहिए, अन्यथा अगली लहर के दौरान वे आपके सिर में उड़ सकती हैं। आप केवल रेलिंग या खंभों को पकड़कर ही जहाज पर घूम सकते हैं, और क्योंकि यह एक नियम है, सरल शब्दों में कहें तो अन्यथा आप हिल नहीं पाएंगे। सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने में या दरवाजे खोलने और बंद करने में भी खुद को चोटिल होने से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग यात्री पट पार करते समय सोते समय खुद को अपने बिस्तर से बांध लेते थे। बात यह है कि जहाज लहरों के साथ अलग तरह से संपर्क करता है और परिणाम स्वरूप वहाँ समय समय पर ऊर्ध्वाधर त्वरण होता है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति का वजन लगभग 0 हो जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद उनका वजन लगभग 2 गुना हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सोना बिल्कुल असंभव होता है। त्वरण कभी व्यक्ति को बिस्तर के ऊपर तैरने जैसा बना देता है या अचानक दबाव डालकर उसे बिस्तर में धंसा देता है। इसका इकलौता उपाय है खुद को बांध लेना। तो यह क्या है और यहाँ समुद्र इतना भरा हुआ क्यों है? ड्रैक पैसेज दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड्स के लिविंगस्टन आइलैंड के बीच फैला हुआ है। सरल शब्दों में ये अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का अंतराल है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के आसपास 2 और मार्ग हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन और बीगल चैनल, लेकिन वे घुमावदार होते हैं, अक्सर संकरे होते हैं और नेविगेशन के लिए कम जगह छोड़ते हैं। अप्रत्याशित हवाओं और ज्वारीय धाराओं के कारण ये संकरा मार्ग लगभग नेविगेट करने में असंभव हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश नौकायन जहाज ड्रैक पैसेज को प्राथमिकता देते हैं, जो सैकड़ों मील के लिए खुला पानी प्रदान करता है। इस पैसेज का नाम ब्रिटिश अन्वेषक और निजी नौसेना अधिकारी यानी कि ताज की सेवा में एक समुद्री डाकू फ्रांसिस ड्रैक के नाम पर रखा गया। वो पैसेज से जाने वाला पहला नाविक नहीं था। उसने वास्तव में अपने जहाजों को मैगेलन स्ट्रेट के माध्यम से प्रशांत महासागर में चलाया, जहां एक तूफान ने उसे दक्षिण की ओर धकेल दिया। एक जहाज तूफान में नष्ट हो गया, मेक को इंग्लैंड वापस जाना पड़ा, लेकिन तीसरा ड्रैक पैसेज में चला गया। इस तरह अंग्रेजों को पता चला कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में खुले पानी का क्षेत्र है। यह 1578 में हुआ। वैसे पैसेज के अप्रत्याशित रूप से कठोर जलाशयों में से एक कारण है कि लोग 19वीं सदी तक अंटार्कटिका की धरती पर कदम नहीं रख सके। वहां पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था। पहली बात यह हवा है। ड्रैक पैसेज को पार करते समय आप तूफान का सामना करेंगे या नहीं, ये थोड़ा दांव पर होता है, क्योंकि वहाँ कोई तूफानी मौसम नहीं होता। वे किसी भी समय हो सकते हैं। ये सब स्थान के कारण है। ड्रैक पैसेज संकरा है और यह दुनिया के 3 सबसे बड़े महासागरों प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों के मिलने का बिंदु है। स्वाभाविक रूप से यहाँ के चक्रवात पागल होते हैं। अंटार्कटिका से ठंडा पानी अपेक्षाकृत गर्म समुद्री पानी से मिलता है और अचानक एक चक्रवात प्रकट होता है। यह क्षेत्र जो लगभग 620 मील की दूरी तक फैला हुआ है, लगातार बहुत खतरनाक तूफानों को जन्म देता है।
लेकिन पानी में तापमान के अंतर के अलावा भूमि की गैर मौजूदगी भी इसमें भूमिका निभाती है। दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका के बर्फीले महाद्वीप को घेरता है, इसमें कोई भूमि द्रव्यमान नहीं है, इसलिए हवाएं आसानी से ग्रह के चारों ओर घूम सकती हैं। बस इतना ही, और वे ऐसा करते हैं। इस नक्शे पर यह देखना आसान है कि यह स्थान बाकी ग्रह की तुलना में कैसे अलग दिखता है। पानी का हल्का नीला रंग विशेष रूप से तेज हवाओं का संकेत देता है और कहीं और ऐसी तेज हवाएं नहीं है। आप तर्क दे सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक में भी काफी तेज हवाएं होती हैं, और आप सही होंगे, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में समान हवाएं विशाल भूमि क्षेत्रों से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं, इसलिए वे वास्तव में गति नहीं पकड़ पाती। ड्रेक जलद मरुमध्य में हवा की गति 30-45 मील प्रति घंटे होती है, और अगर जहाज को हवा के साथ जाना है तो यह अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जाना है तो क्या होगा? हवा अपने साथ लहरें भी लाती है। ड्रेक जलद मरुमध्य में कुछ सबसे बड़ी लहरें 29 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। कुछ स्रोत तो 66 फीट या उससे अधिक ऊंचाई की लहरों के बारे में भी बात करते हैं। इन लहरों का प्रहार जलद मरुमध्य में आने वाले किसी भी जहाज पर एक के बाद एक होता है, और चूंकि अंटार्कटिका बहुत पास है, कोई भी नाविक केवल गीला ही नहीं बल्कि सेंसर्ड ठंडा हो जाएगा। अनुभवी नाविकों का कहना है कि ड्रेक जलद मरुमध्य के केवल 2 रूप होते हैं। ड्रेक जलद मरुमध्य, दे ड्रेक शेक एंड दे ड्रेक लेक, दाती बादशाह ई। दूसरा रूप थोड़े समय के लिए होता है, जबकि पहला लगभग हमेशा ही होता है, और जहाज की खिड़कियां जल्दी ही वॉशिंग मशीन के दरवाजों की तरह दिखने लगती हैं, ऊंची लहरों की झाग के कारण। इस जगह का एक और खतरा है लगातार चलने वाली अंतहीन झूलने वाली लहरें। आमतौर पर जलद मरुमध्य में प्रवेश करने से पहले कप्तान बोर्ड पर सभी से समुद्री बीमारी की गोलियां लेने के लिए कहता है। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दुनिया का भ्रमण किया और एक अनुभवी यात्री थे, ने भी केप हॉर्न को पार करते समय अत्यधिक समुद्री बीमारी महसूस की थी। कम कठोर लोगों का तो कभी जिक्र ही नहीं, और इसमें दुष्ट लहरें शामिल नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में उनका उल्लेख किया था। एक दुष्ट लहर ने हाल ही में ड्रेक जलद मरुमध्य में एक व्यक्ति को मार डाला। दुष्ट लहरें वे होती हैं जो आसपास के समुद्र की तुलना में कम से कम 2 गुनी ऊंची होती हैं। उनके निर्माण के सटीक तंत्र अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जब छोटी लहरें मिलती हैं तो अजीब सी चोटियां बनती हैं, बड़े हिस्सों में मिल जाते हैं। ये या तो तेज सतही हवाओं के कारण या धारा बदलने के कारण होता है। क्या ये ड्रेक जलद मरुमध्य में होता है? हाँ, बिल्कुल। दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर समुद्री धाराएं इसके बीच से होकर गुजरती है। विशेषज्ञ इसे एक मेल्टिंग पॉट कहते हैं, जहां चरम समुद्री धाराएं कार्बन को ले जाती है, जिसमें वह भी शामिल है जो प्लवक द्वारा जमा किया जाता है। ये सारा कार्बन नीचे डूब जाता है और वहां सदियों तक बना रहता है, लेकिन प्लवक और उसका कार्बन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ड्रेक जलद मरुमध्य पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली धारा, अंटार्कटिक परिक्रामी धारा के लिए सबसे संकरा मार्ग है। धारा अंटार्कटिका के चारों ओर एक निरंतर प्रवाह में घूमती है, किले के चारों ओर एक खाई की तरह कुछ बनाती है। यह है ड्रेक जलद मरुमध्य। इस खाई का मतलब है कि प्रति सेकंड 4.6 अरब घन फीट से अधिक पानी धारा द्वारा ड्रेक जलद मरुमध्य में ले जाया जा रहा है। आपको मात्रा का अंदाजा देने के लिए यह ग्रह की सभी नदियों के सामूहिक प्रवाह से 100 गुना अधिक है। अंटार्कटिक परिक्रामी धारा 12,400 मील से अधिक तक फैली हुई है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी धारा माना जाता है। चूंकि धारा को भूमि से कोई प्रतिरोध नहीं मिलता है, यह पानी के प्रवाह को टूटने और विशाल शक्ति पैदा करने की अनुमति देती है, जो सबसे बड़े जहाजों को भी हिला देती है। हवा, लहरें, धाराएं, सब कुछ। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि ड्रेक जलद मरुमध्य को घातक क्यों माना जाता है। मुझे जो अधिक आश्चर्य करता है वो ये है कि यह घातक नहीं है। लोग इसे 16वीं सदी में पार कर रहे थे, जब जहाज अब की तुलना में बहुत कम टिकाऊ थे। और फिर मुझे याद आया कि दिसंबर 2019 में एक टीम के एक एलीट एथलीट समूह ने ड्रेक जलद मरुमध्य को एक नाव में सफलतापूर्वक पार किया, जो पूरी तरह से मानव प्रयास से संचालित थी। आपने सही सुना, वे असली थे। वे अटलांटिक से प्रशांत महासागर जलद मरुमध्य के साथ नहीं, बल्कि इसे दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिका के पार चप्पू चला रहे थे। नौकायन दल ने शिफ्टों में काम किया। 3 रोवर 90 मिनट के लिए चप्पू चला रहे थे, फिर वे अदला बदली करते, और इसी तरह दिन में 24 घंटे उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन की गई नाव पर 12 दिनों में 620 मील से अधिक की दूरी तय की। अब सोचो, चारों ओर ठंडा महासागर, विशाल लहरें, हवा, नींद की कमी, भयानक जोरदार हिलाना, लगातार मितली। और जानते हो क्या, इन बहादुर लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि सबसे महत्वपूर्ण काम था कि वे लगातार पैडल मारते रहें। वैसे ड्रेक पैसेज में एक भूतिया जहाज भी है। किंवदंती के अनुसार स्कूनर जेनी ने व्हाइट आइलैंड से 1822 में यात्रा शुरू की और फिर 1823 में ड्रेक पैसेज में जम गया। कहा जाता है कि जहाज को 1840 में फिर देखा गया था। यह भी कहा गया है कि इसे व्हेलिंग शिप हॉप द्वारा खोजा गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार हॉप के चालक दल ने यात्रियों को जमी हुई स्थिति में पाया। अंटार्कटिक ठंड ने शवों को पूरी तरह से संरक्षित रखा। हालांकि इस कहानी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। एक किंवदंती तो सिर्फ एक किंवदंती है। वास्तविक जीवन के बारे में क्या? वास्तविक जीवन में पनामा नहर के निर्माण के बावजूद जहाज नियमित रूप से ड्रेक पैसेज से गुजरते हैं। हाँ, ये तेज है, बहुत सुरक्षित और सस्ता भी है। शिपिंग कंपनियों के लिए कम ईंधन की खपत और परिचालन लागत। हालांकि वैश्विक महासागर शिपिंग का केवल 37% ही पनामा नहर से गुजर सकता है।
बाकी के मेगाशिप बस इसके माध्यम से नहीं गुजर सकते और इसलिए केप हॉर्न के चारों ओर जाना पड़ता है और ड्रेक पैसेज का सामना करना पड़ता है। जहाजों के दिनों, पुराने नेविगेशन उपकरण और आदिम मौसम पूर्वानुमान के दिनों में ड्रेक पैसेज यकीनन एक खतरनाक जलमार्ग था। आज भी ये एक छोटे जहाज या स्कूनर के लिए खतरनाक बना हुआ है, लेकिन बड़े आधुनिक जहाजों के लिए, जैसे कि अभियान जहाज या यात्री ले जाने वाले क्रूज लाइनर, जलमरु मध्य, अब खैर चलो बस यही कहें कि यह जीवन के लायक नहीं चैलेंज है। के लिए ड्रेक पैसेज से यात्रा करना अभी भी अविस्मरणीय और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कम से कम जहाजों को लहरों और हवा से सुरक्षा मिलती है। साथ ही वे उन्नत स्त्रीकरण तंत्र से लैस होते हैं और नाविकों द्वारा नेविगेशन और संचालन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह लहरों और धाराओं से लड़ने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मरने का खतरा अभी भी है, लेकिन अब यह सिर्फ दुर्लभ दुखद घटनाओं तक सीमित है। ड्रेक पैसेज में आखिरी बार पुष्टि की गई जहाज की तबाही 1819 में हुई थी। उस समय स्पेनिश पोत सैन टेल्मो पेरू के लिए स्वतंत्रता युद्ध के दौरान पुनः पूर्ति ले जाते समय डूब गया था और सभी 644 लोग समुद्र में दुखद रूप से मारे गए थे। लेकिन वह एक रेखा का जहाज था, लकड़ी का पतवार, पाल, आधुनिक जहाजों की तुलना में बहुत नाजुक चीज। अप्रत्याशित खतरा। दिसंबर 2019 में चिली वायुसेना ने दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच समुद्र के एक दूरस्थ क्षेत्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हुए एक कार्गो विमान का मलबा पाया। मतलब ठीक ड्रेक पैसेज के ऊपर। उड़ान का उद्देश्य चिली अंटार्कटिक क्षेत्र में बेस तक आपूर्ति सुनिश्चित करना और साथ ही बेस तक कर्मियों को पहुंचाना था। तो हुआ क्या था? उस प्लेन में 38 लोग थे, 21 यात्री और 17 चालक दल के सदस्य। सबकी मौत। इस दुर्घटना का कारण अभी तक अज्ञात है। आइस मरमेड। बारबरा हर्नांदेज चिल्ली की एक तैराक है जिन्हें आइस मरमेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह न केवल शीतकालीन तैराकी करती है बल्कि उसे आनंद भी लेती है। बारबरा ने तथाकथित 7 o'clock लाइन को भी पार किया। उसने दुनिया भर में 7 अलग अलग चैनल और जल मरु मध्यों को अकेले ही तैरते हुए पार किया और 14 जून 2022 को उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से ड्रेक पैसेज में सबसे तेज मील तैराकी के लिए पुरस्कार मिला, सिर्फ 15 मिनट और 3 सेकंड में। हाँ, सही सुना। हाँ, उसने वास्तव में ड्रेक पैसेज में एक समुद्री मील तैराकी की, नाव से नहीं, बस ऐसे ही। वैसे बारबरा इस उपलब्धि पर सबसे अधिक गर्व करती है। ड्रेक पैसेज ग्रह की रक्षा करती है। याद है मैंने बताया था कि कैसे ड्रेक पैसेज में धारा के कारण कार्बन नीचे डूब जाती है, और ये वास्तव में जलवायु के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि कार्बन वायुमंडल से आती है। लेकिन ड्रेक पैसेज का ग्रह के लिए एक और बहुत स्पष्ट भूमिका है। यह अंटार्कटिका को ठंडा रखता है। जितना अजीब लग सकता है, बिना किसी स्थलीय पुल के दक्षिण अमेरिका तक गर्म हवा के लिए ग्रह के दक्षिणी बिंदुओं तक पहुंचना बहुत कठिन है। नहीं, सच में कौन सोच सकता था कि हवा को यात्रा करने के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन ड्रेक पैसेज एक बहुत ठंडी जगह है। इसकी बर्फीली हवाओं और इस शीतलन शक्ति से ग्रह की रक्षा करने में मदद मिलती है। यदि ड्रेक पैसेज नहीं होता तो अंटार्कटिका बहुत गर्म होता और 1,15,00,000 वर्ग मील बर्फ पिघल जाती। तब यह एक आपदा चलचित्र की कथानक होती। विश्व महासागर का स्तर 160 फीट से अधिक बढ़ जाता। तटीय शहरों में पानी भर जाता। लोग घबराते हुए इधर उधर भागने लगते। कुछ जल रहा होता, कुछ फट रहा होता। खैर, ड्रेक पैसेज के कारण ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, हमेशा की तरह मुझे एक लाइक देना मत भूलना। फिर मिलते हैं।